हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको वेलकम करता हूं। मैंने कुछ शीट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और वो क्वेश्चन उस टॉपिक पे थे जो हम लोगों ने मियोसिस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। मियोसिस हमारा कंप्लीट हो चुका था, बहुत कम छोटी सी चीज़ें कुछ और बची हैं इस चैप्टर में। तो मियोसिस के बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और वो क्वेश्चन कौन से थे भाई, जो हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल थे, वो एमसीक्यूज पहले नीट में या एएफएमसी में या एम्स में या और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्वेश्चन हम जब करते हैं तो हमें ये एक आइडियोलॉजी हमारी बनती है कि कैसे भाई हम किस तरह के सवाल आ सकते हैं, कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रैक करेंगे। तो एक पहले भी हम लोगों ने लेक्चर किया है, इस लेक्चर में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस किए थे माइटोसिस के ऊपर। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस, दैट इज सम ऑफ टोटल 30 क्वेश्चंस जो पहले हम लोगों ने शीट आपको प्रोवाइड किया है। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन मैं आपको फिर से कहूंगा, मैंने कुछ ट्रिक्स पहले भी आपको दिए थे कैसे करना है। पहला है कि भाई क्वेश्चन बहुत प्यार से पढ़ना है आपको। दूसरा है कि आप क्वेश्चन में ढूंढिए कि उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और एक एक छोटे से छोटी लिंक जो होती है क्वेश्चन की, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और लास्ट में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए और जो बचेगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रोवाइड किया है वो क्या है भाई। तो वो जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मियोसिस वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म मियोसिस है वो किसने दिया है? तो वहां पे जो पहला ऑप्शन है हर्टविग एंड वॉन बेविंडिन, ये बिल्कुल सही नहीं है, सटन एंड बॉवरी। एंड इट इज वेरी क्लियर द फोर्थ ऑप्शन फार्मर एंड मोरे। सो द फोर्थ ऑप्शन फार्मर and More is the correct answer for question number 1। ये डायरेक्ट है, साइंटिस्ट का नाम है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और शायद ऐसे बहुत भी क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते नहीं है साइंटिस्ट के बेसिस पे। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स occurs in, पहला है प्रोफेज 1, दूसरा प्रोफेज 2, थर्ड ऑप्शन इज एनाफेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेटाफेज। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है भाई? तो सेंट्रल प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, वहां पे क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं। प्रोफेज और एनाफेज में क्या होता है? सेपरेशन होता है। प्रोफेज 2 में कंडेंसेशन वाली कुछ चीजें बहुत कम लेवल पे होती हैं। जो मेन होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो कि काफी लॉन्गर फेज है मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1, जिसमें 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम के लिए जो बेटर ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा प्रोफेज 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, उसे पढ़ते हैं। द रोल ऑफ मियोसिस, मतलब मियोसिस का क्या रोल है? पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स में मियोसिस का रोल नहीं होता है। आफ्टर गैमेट्स फॉर्मेशन, जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, वहां पे मियोसिस का मेन रोल है। और जो जो जर्म सेल्स होते हैं वहां पे म्यूटिक डिवीजन होता है। दूसरा है ब्रिंगिंग हैप्लोफेज। एक तरह से फर्स्ट ऑप्शन भी बहुत ज्यादा गलत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन को भी अपन कंसीडर कर सकते हैं कि क्योंकि जो जर्म सेल्स होते हैं वहां म्यूटिक डिवीजन होता है, ये हम सभी जानते हैं। दूसरा है ब्रिंगिंग हैप्लोफेज। नाउ व्हाट इज दैट हैप्लोफेज? जो यहाँ पे टर्म आया है हैप्लोफेज, हैप्लोफेज किसे कहेंगे? हैप्लोफेज का मतलब होता है वैसा फेज, गेनिंग ऑफ हैप्लॉइड फेज अपन कह सकते हैं। एकदम शॉर्ट में वी कैन से इट एज गेनिंग ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल
in the life cycle of an organism. एक ऑर्गेनिज्म में जो हैप्लॉइड फेज जो वो गेन करता होगा, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में गैमेटोफाइटिक स्टेज होते हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज होते हैं, तो गैमेटोफाइटिक स्टेज जो होता है वो हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। तो उस फेज को उस कंडीशन को बोलेंगे हैप्लोफेज। डिप्लोफेज गेनिंग ऑफ डिप्लॉइड फेज। तो बेसिकली मियोसिस में क्या होता है कि ये एक सेल है, ये डिवाइड करता है, ये 4 सेल फॉर्म करता है, और चारों भी सेल्स जो होते हैं दे ऑल हैप्लॉइड्स इफ द पेरेंट इज डिप्लॉइड। अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तो सारे भी हैप्लॉइड होते हैं। सो द बेस्ट आंसर हियर इज ब्रिंगिंग आउट ऑफ हैप्लोफेज, द सेकंड ऑप्शन, ब्रिंगिंग of haplophase. Question number 4. Which stage connecting is the connecting link between meiosis 1 and meiosis 2? meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है? तो आप याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरकैनेसिस है, जो कि एक शॉर्ट फेज है इन बिटवीन मियोसिस एंड मियोसिस 2, वहां पे इंटरफेज नहीं होता है, लेकिन इंटरकैनेसिस इंटरफेज लाइक एक प्रोसेस है इंटरकैनेसिस, जिसमें कि एस फेज नहीं है, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कनेक्टिंग लिंक होगा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, इसके बीच में जो होता है वो होता है इंटरकाइनेसिस। Interkinesis occurs in between meiosis 1 and meiosis 2 where there is no S phase, जहां पे S phase नहीं होता है, मतलब DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता है। So the first option here is interphase 1, no, never. Interphase 1 occurs before meiosis 1. Interphase 2 ये present नहीं है, interkinesis, yeah, exactly. So the question number 4 का जो best answer होगा that is what C, interkinesis. Now coming to the question number 5. Question number 5 क्या कहता है? Question number 5 जो डिमांड कर रहा है आपसे, which of the following stage is affected by colchicine? colchicine जो एक तरह का केमिकल है, वो किस स्टेज को अफेक्ट करता है? क्या वो मेटाफेज को अफेक्ट करेगा, क्या प्रोफेज को, या इंटरफेज को, या एनाफेज को? तो याद होगा कॉल्किसिन इज अ काइंड ऑफ केमिकल व्हिच अरेस्ट मेटाफेज, जो मेटाफेज को अरेस्ट करता है। सो फाइनली इट इज गोइंग टू अफेक्ट मेटाफेज। सो द बेस्ट आंसर इज मेटाफेज। जब कॉल्किसिन ट्रीटमेंट करते हैं सेल को जब आप ट्रीट करते हो कॉल्किसिन से, तो वो मेटाफेज स्टेज पे उसको ब्लॉक करता है, उसको अरेस्ट कर देता है, आगे डिवीजन कंटिन्यू होने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ, सिनेप्सिस जो होता है वो किसकी पेयरिंग की वजह से होता है? तो हम जानते हैं सिनेप्सिस ऑकर ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि दो टाइप्स के क्रोमोसोम वहां पे पेयर करते हैं। एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, दूसरा मैटरनल क्रोमोसोम होता है, लेकिन वहां पे पैटर्नल का क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर करेगा मैटरनल के क्रोमोसोम नंबर 1 से ही, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ। सो द ऑप्शन को देखते हैं, एनी टू क्रोमोसोम, जी नहीं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी जब पेयर करेगा इट विल पेयर्स विद होमोलोगस क्रोमोसोम। ऑथेंटिक क्रोमोसोम, नहीं। द फोर्थ ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, इज व्हाट? द होमोलोगस क्रोमोसोम, homologous chromosome. Now coming to question number 7. What is it? Synaptonemal complex is formed during. Synaptonemal complex क्या है भाई? एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर है, वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है क्रोमोसोम को अटैच होने में। वो कहाँ होता है, किस स्टेज में, किस
प्रोसेस में फॉर्म होता है, क्या वो मियोसिस में होता है, और माइटोसिस में होता है, माइटोसिस में होता है, या साइटोकिनेसिस में होता है। तो हम जानते हैं कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है दैट विल ओनली अकर इन केस ऑफ meiosis. So the best answer is meiosis. Meiosis is the best answer for question number 7. Now question number 8. What does it says? 4 daughter cells formed after meiosis. Meiosis जब हो रहा है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं, और ये चारों डॉटर सेल्स जो होंगे, पहला ऑप्शन क्या वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, दूसरा ऑप्शन क्या वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, तीसरा ऑप्शन अन्यूक्लिएट मतलब क्या उनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन कह रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। तो इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट क्या होगा भाई, क्या ये जेनेटिकली सिमिलर है, क्योंकि जब डॉटर सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं आफ्टर मियोसिस, वो क्या हो रहे हैं, वो एक तरह से रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, वहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, सॉरी स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर से, बाइवेलेंट के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, टेट्राएड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वहां फॉर्म हो रहा है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के बाद फिर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वो फिर से रिकंबाइन कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप जो कर रहे हैं सेगमेंट्स इज व्हाट क्रॉसिंग ओवर। तो वहां पे जेनेटिकली दिस ऑल आर एक पहला ऑप्शन जेनेटिकली सिमिलर, चलिए इसे कंसीडर करते हैं, दूसरा जेनेटिकली डिफरेंट। अगर हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली डिफरेंट है, ये चारों भी जो डॉटर सेल्स होंगे आफ्टर मियोसिस वो जेनेटिकली डिफरेंट हैं या सिमिलर हैं, ये दो ऑप्शंस हम देख सकते हैं। तीसरा तो अन्यूक्लिएट न्यूक्लियस होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर मियोसिस की जरूरत नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ये दो ऑप्शंस हम यहाँ से इसे एलिमिनेट कर देंगे। अब बाकी हमारे पास जो बेस्ट आंसर में बचता है, पहला जेनेटिकली सिमिलर फर्स्ट ऑप्शन, और दूसरा जेनेटिकली डिफरेंट। तो यहाँ पे हम इसको कैसे, ये दो में से कोई एक सही है, तो इसको हम कैसे, जैसा पहला ऑप्शन हम फोर्थ और थर्ड दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं। पहला ऑप्शन बचता है जेनेटिकली सिमिलर, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाई ये जेनेटिकली डिफरेंट है, जेनेटिकली डिफरेंट है। तो अब आप ही बताइए क्या ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं या सिमिलर होंगे। जब हम रिकॉम्बिनेशन को पकड़ेंगे, वहां पे क्रॉसिंग ओवर को पकड़ेंगे, तो वहां पे कुछ चेंजेस होंगे। दे ऑल आर नॉट वेरी सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, सिनेप क्रॉसिंग ओवर हुई है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो और क्रॉसिंग ओवर फर्दर, आप इसको ध्यान दीजिएगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा उसके बाद रिकॉम्बिनेशन होगा, और जब रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो आप कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुआ है यहाँ पे। और जब रिकॉम्बिनेशन होता है या रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वेरिएशन दिखते हैं, क्योंकि वेरिएशन इज फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन the recombination is very important, the first factor, and the for sake of recombination crossing over is a very important factor. Further, variation further leads to evolution as well. So for the question number 8, the best answer should be genetically different, क्योंकि हम meiosis की बात कर रहे हैं तो crossing over और recombination को हम नहीं छोड़ सकते। Now coming to question number 9. Question number 9 क्या कहता है भाई कि bivalents in meiosis are, जो bivalents होते हैं meiosis में वो क्या है भाई। पहला ऑप्शन कहता है कि वो टेट्राइड है। टेट्राइड बोले तो भाई 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स उसके साथ एक साथ प्रेजेंट होंगे, तो bivalents can be also called as tetrad, सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल नहीं, बाइवेलेंट जब भी फॉर्म होगा तो
तो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग की वजह से फॉर्म होगा, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। सी इज पेयर ऑफ सेवरल क्रोमैटिड्स, नेवर, सेवरल क्रोमैटिड्स नहीं, वहां पे 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। और चौथा ऑप्शन है पेयर्स ऑफ होमोजाइगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन क्या कह रहा है, होमोजाइगस, ये होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम। सो द बेस्ट आंसर इज फर्स्ट, टेट्राड। इट इज व्हाट, टेट्राड। बाइवेलेंस आर टेट्राड, क्योंकि 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है, रिपल्शन ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी, रिपल्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन, जब क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा, कब होगा भाई, जाइगोटिन में होगा। तो भाई हम जानते हैं जाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, रिपल्शन नहीं, तो ये एलिमिनेट हो गया। लेप्टोटीन होगा क्या, लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉकेट स्टेज कहते हैं उसको, ये भी नहीं होगा। डाइकिनेसिस में होगा क्या, तो डाइकिनेसिस में कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन होता है, और डिप्लोटीन में इज व्हाट, द रिपल्शन। सो द बेस्ट आंसर हियर इज डी, डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 11, which cell division is found during cleavage? क्लीवेज के टाइम पे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वहां पे क्लीवेज होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कौन सा डिवीजन होगा, क्या अमाइटोसिस होगा, जी नहीं, अमाइटोसिस तो प्रोकैरियोट्स के केस में होता है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर्स जो होते हैं उनके केस में होता है, वो सीधे ब्रेक हो जाता है, वहां पे साइटोकिनेसिस भी होती है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है। माइटोसिस में भी देखिए ये पूरा साइटोकिनेसिस भी इन्वॉल्व होता है। क्लोज्ड माइटोसिस बोले तो इनसाइड द सेलुलर स्ट्रक्चर जो हो रहा है, तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर हम सेलेक्ट करेंगे इज व्हाट, द क्लोज्ड, इज व्हाट, द क्लोज्ड माइटोसिस, क्लोज्ड माइटोसिस, जो कि इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। Coming to the question number 12, in Pachytene stage of meiosis the chromosomes appear। पैचिटीन में क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड दिखेगा, नहीं, तो हमें सोचना है कि पैचिटीन में क्या हुआ था। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है, क्रॉसिंग ओवर के लिए पैचिटीन जाना जाता है, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, कभी नहीं होगा। डबल स्ट्रैंडेड होगा, जी नहीं, 2 ही तो नहीं होंगे वहां पे, 2 क्रोमैटिड्स तो नहीं होंगे। 3 स्टैंडर्ड नहीं, वहां पे बाइवेलेंस पहले ही बात हो चुकी है, टेट्राइड्स की बात हो चुकी है, तो वहां पे क्या होगा, 4 स्ट्रैंडेड होगा। द फोर्थ ऑप्शन, 4 स्ट्रैंडेड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब होगा भाई, मेटाफेज 1 में होगा, एनाफेज 2, प्रोफेज 2, टेलोफेज 2। तो स्पिंडल फाइबर तो मेटाफेज 1 में तो कभी, क्योंकि वहां पे तो जरूरत होती है उसको फॉर्म होने की, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एनाफेज 2 में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि एनाफेज 2 के बाद टेलोफेज 2 होता है, व्हिच इज द लास्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस का लास्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस में टेलोफेज 2, which is after एनाफेज 2, तो वहां पे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, तभी टेलोफेज 2 में एंटर करेगा। सो द बेस्ट आंसर हियर इज बी, एनाफेज 2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अकर एट, जो जीन्स की रिकॉम्बिनेशन होती है, जो हमने बात किया था अभी, क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद फिर रिकॉम्बिनेशन, वो कब होगा, प्रोफेज इन माइटोसिस, माइटोसिस में तो कोई लिंकेज नहीं होता, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, कोई बाइवेलेंस के फॉर्मेशन नहीं होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। प्रोफेज 1 इन मियोसिस, एग्जैक्टली
प्रोफेज 1 में हमने 5 स्टेजेस देखे थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, और वो पांचों स्टेजेस में पैचेटीन इज रिस्पांसिबल और वेरी वेल नोन फॉर द क्रॉसिंग ओवर। तो वहां पे प्रोफेज 1 में मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होगा, उसी में लेप्टोटीन पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस ये लास्ट होते होते वहां पे रिकॉम्बिनेंट्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं। सो द बेस्ट आंसर हियर इज प्रोफेज 1 इन मियोसिस, द सेकंड ऑप्शन, प्रोफेज 1 इन meiosis। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कह रहा है? The second division in meiosis is called as, is very easy, second meiotic division जो होता है वो like mitotic division होता है। सो ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, ये इक्वेशनल डिवीजन होगा। आप कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं गिरता। द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इज वेरी like to the mitotic division, second meiotic division is very like to the mitotic division. So the correct answer is A, equational division, equational division। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? The meiotic process by which homologous chromosomes are paired during prophase 1, वैसा meiotic process जिससे homologous chromosome पेयर हो जाते हैं meiosis 1 में। तो ऑप्शन है इंटरकैनेसिस, ये तो नहीं हुआ क्योंकि इंटरकैनेसिस इज द लिंक बिटवीन meiosis 1 एंड meiosis 2। क्रॉसिंग ओवर तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो जाता है, सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएगा ऐसा, ठीक है, तो ये भी नहीं। कैजमाटा वो तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। सिनेप्सिस एग्जैक्टली इज द करेक्ट आंसर हियर, is synapsis is the process by which homologous chromosomes are paired during prophase 1. So the fourth option is correct, synapsis is the better answer here. Now coming to question number 17, क्या कहता है भाई question number 17? At what phase of meiosis are there two cells, each with sister chromatids aligned at the spindle equator? समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत प्यार से इसने बोला है कि किस फेज ऑफ मियोसिस पे जहां पे दो सेल्स होंगे और उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स अलाइंड होंगे। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको कहा था कि मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है, मतलब मेटाफेज 1 में वहां पे क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम के अलाइनमेंट हो रहे हैं, तो एनाफेज में वो सेपरेट हो रहा है। सेम चीज जब मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे आएंगे, या एनाफेज 2 को पहले बताता हूं। मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था कि एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में डिफरेंस क्या था, कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा था और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेपरेशन हो रहे थे, राइट। तो जब एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेपरेशन हुए हैं तो मेटाफेज 1 में कौन किसकी अलाइनमेंट होगी? इज वेरी बेसिक कांसेप्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, उसको अपन अप्लाई कर सकते थे। तो वहां पे जो अलाइनमेंट होगी वो सिस्टर क्रोमेटिड्स की कहां होगी भाई? एनाफेज 2 में होगी नहीं, वहां पे सेपरेशन होगा। मेटाफेज 2 में एग्जैक्टली इट इज मेटाफेज 2 जहां पे अलाइनमेंट होगी सिस्टर क्रोमेटिड्स की। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ देयर वेयर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रोफेज, देखते हैं क्या कहता है कि ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज में 4 क्रोमोसोम है, 4CH लिखता हूं मैं, ठीक है, 4 क्रोमोसोम है, तो कितने क्रोमोसोम होंगे? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ईच सेल? हर एक सेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे एट द एंड ऑफ एनाफेज 2 जहां पे लास्ट होता है। तो जैसा प्रोफेज में अगर 4 है तो प्रोफेज के बाद यहाँ पे क्या आएगा? मेटाफेज 1 आएगा, फिर एनाफेज 1 आएगा। जब ये प्रोफेज कह रहा है मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं है,
एक तरह से कहें तो इसमें दो टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रोफेस कर रहा है, मतलब भाई क्या कह रहा है, ये माइटोसिस की बात कर रहा है, मतलब वो सेल शायद माइटोटिक डिवीजन को जा रहा है। ठीक है, तो जब हम माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे पकड़ते हैं, क्योंकि प्रोफेस 1 और 2 नहीं दिया, मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट से आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। अगर प्रोफेस सिर्फ हम कंसीडर करते हैं, मतलब ये डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, तो अब एनाफेज में ये आएगा, एनाफेज, ये सेल मान लीजिए अब म्यूटिकली बढ़ रहा है, जो कि डिप्लॉयड इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम है, तो एनाफेज 1 के बाद आएगा एनाफेज 2 में ये इंटर करेगा। मैं बीच के स्टेजेस को नहीं लिख रहा हूं। तो ये अगर 4 यहाँ पे है, तो बाय द एंड ऑफ एनाफेज 1 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे इसके पास। ये 2 क्रोमोसोम होगा और यहाँ भी 2 क्रोमोसोम होगा, तो इसके थ्रू हम आंसर देख सकते हैं। सिर्फ इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि भाई ये डिप्लॉयड है, अभी आगे बढ़ गया एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट, जब ये क्वेश्चन हमें प्रोफेज के बारे में बताया है, तो इस प्रोफेज को हम प्रोफेज 1 कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर हम इसे प्रोफेज 1 कंसीडर करते हैं, इस टाइम पे ये 4 क्रोमोसोम है, तो जब एनाफेज आएगा, जब एनाफेज 1 आएगा, तो ये 2 क्रोमोसोम हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम हो जाएगा, ये 2CH। ठीक है, 2 क्रोमोसोम हो जाएगा, और बाय द लास्ट ऑफ एनाफेज 2, एनाफेज 2 जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे यहाँ पे वो 2 ही रहेंगे। सो द बेस्ट आंसर इज सी, इज द करेक्ट आंसर, विच इज 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें जैसा हमने 18 किया था सेम वैसा ही इसमें भी है। इफ एट द एंड ऑफ मियोसिस, मतलब यहाँ पे मियोसिस 1, उसके बाद मियोसिस 2, दिस इज द लास्ट ऑफ मियोसिस हो चुका है, 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वेयर इन द मदर सेल, मतलब यहाँ पे स्टार्ट में मदर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। अगर ये 4 हैप्लॉइड हैं, हर किसी के पास 4 है, तो हम जानते हैं ना कि यहाँ पे अगर ये डिप्लॉयड है, ये सेल जब मियोसिस के लिए बढ़ा था, अगर ये डिप्लॉयड है तो यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाता है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है, जो डॉटर सेल्स जो यहाँ पे बने हैं मियोसिस 2 में, जो मियोसिस 2 में जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं, तो ये n इज इक्वल टू 4 है। तो 2 जो मदर सेल होगी वो डिप्लॉयड होगी, तो 2n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 4, देन 2n इज इक्वल टू 2 into 4, that is equal to 8. So the first option is correct here, 8। Very easy, technically आप इसको solve कर सकते हो। Question number 20 क्या कह रहा है, in meiosis the centromere divides during, centromere के division कब होते हैं, ये हम जानते हैं कि एनाफेज 2 में स्प्लिट होता है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर जो है एनाफेज 2 में स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2। सो द बेस्ट आंसर हियर इज डी, एनाफेज 2। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, लगे तो मैं इसे ऊपर ही लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब ये मेटाफेज 1 की बात कर रहा है ऑफ मियोसिस। मेटाफेज 1 जब हो गया, मतलब वो मियोसिस को ही इंडिकेट करेगा इन अ प्लांट विथ, जिसके पास 2n इज इक्वल टू 50 है। समझिएगा, 2n इज इक्वल टू 50 दिया है क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट बना देता हूं भाई, ये इक्वेटोरियल प्लेट है, यहाँ पे मान लीजिए ये क्रोमोसोम जमा किया हुआ है, जहाँ पे 2n इज इक्वल टू 50 है। ठीक है, ऑफ मियोसिस इन अ प्लांट विथ 2n इज इक्वल टू 50 शैल बी, मेटाफेज में क्या होगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन को देखिएगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट in metaphase 1 of meiosis,
मेटाफेज 1 के मियोसिस में क्या होगा, मेटाफेज 1 के मियोसिस में क्या होगा, इन अ प्लांट विथ, प्लांट का जो जीनोम है 2n इज इक्वल टू 50 है, तो मेटाफेज 1 में क्या होगा, तो भाई हम जानते हैं कि अगर ये डिप्लॉयड है तो फाइनली बाय द एंड ऑफ मियोसिस ये हैप्लॉयड हो जाएगा, मतलब जो 4 सेल्स बनेंगे उनके पास 25 25 और 25 क्रोमोसोम होंगे बाय द लास्ट ऑफ मियोसिस, या अगर हम कहें तो एनाफेज 1 में ही मियोसिस 1 के लास्ट में ही 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे 2 ही फॉर्म होगा और ये 2 से फिर 2 फॉर्म हो जाएगा, तो ये टोटल 4 होगा। तो मेटाफेज 1 में क्या है, तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाफ, तो मेटाफेज में तो सिर्फ वो उस इक्वेटोरियल प्लेट पे वो अलाइनमेंट होता है, सेपरेशन तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, द मोस्ट प्रोबेबल आंसर हियर इज ए, दैट इज 50, क्योंकि यहाँ पे मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा हमारे पास हिंट क्या है, मेटाफेज 1 पे बात हो रही है, यहाँ पे मियोसिस 1 की बात नहीं हो रही। अगर मियोसिस 1 की, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1 अगर बात होती थी तो यहाँ पे हम 25 सेलेक्ट करते थे, जो सेकंड ऑप्शन है। थर्ड 30 कहीं से वैल्यूबल नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन 100 दिया, मतलब ये कह रहा है कि वो डबल हो गया मियोसिस में। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर घटता है ना कि डबल होता है। और यहाँ पे मेटाफेज में तो कुछ ना घटेगा ना बढ़ेगा, मेटाफेज में तो सेम रहेगा। एनाफेज जब आएगा, जब लास्ट ऑफ एनाफेज होगा, तब वहां पे उसके कॉम्बिनेशंस डिक्रीज, दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ बंटवारा हो जाएगा क्रोमोसोम का। मेटाफेज में कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या कह रहा है, द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन, हमारे पास 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और वो चारों सेंटेंस को हमें चेक करना है कि क्या बेस्ट होगा। पहला कह रहा है रिडक्शन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हैप्लॉयड। एग्जैक्टली ये तो फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में चेंज हो जाता है मियोसिस में, ये एक वैल्यूएबल पॉइंट है, हम इसे कंसीडर करेंगे, सही है। मेंटेनिंग कांस्टेंसी इन द नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक मेल और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जाइगोट बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। तो ये मान लीजिए इनके गैमेट, जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट जो है ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड, दोनों मिलकर के यहाँ पे डिप्लॉयड फॉर्म कर लेते हैं, जैसा एक ऑर्गेनिज्म की कंस्टिट्यूएंसी होती है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंसी होती है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो जो अपने पास है 46 क्रोमोसोम है, पेरेंट में भी 46 है, हम में भी 46 है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो उसमें भी 46 रहेगा। तो वो रीजन मियोसिस की वजह से वो एक मेंटेन रहता है, तो ये भी सही कह रहा है। तो अगर 2 सही हो गया तो चौथा ऑप्शन हमें दिख रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव, तो 2 सही हो गया तो यहाँ पे ये 90% केसेस में ऑल द अबव ही सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। फिर भी एक बार थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होती है। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होती है, ये मियोसिस की वजह से, तो ये भी सही हो गया। सो ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, मतलब जो डी ऑप्शन होगा ऑल द अबव इज द बेस्ट आंसर हियर। दिस इज व्हाट द बेस्ट आंसर जो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के केस में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये कह रहा है क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन मियोसिस ड्यूरिंग। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, ये हमें बता भी रहा है, कहाँ होता है ये पूछ रहा है। मेटाफेज 1 में होगा, नहीं होगा, वहां पे तो वो अलाइनमेंट होगा इक्वेटोरियल प्लेट पे। एनाफेज 1 में होगा, एग्जैक्टली एनाफेज 1 इज रिस्पांसिबल, एनाफेज 1 इज रिस्पांसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, टर्मिनलाइजेशन ऑकर्स इन विच स्टेज। टर्मिनलाइजेशन कब होता है, तो हमने देखा था कि डायकिनेसिस से
जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस में टर्मिनेशन फाइनल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ होता है? वो स्टार्ट होता है डिप्लोटीन से। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है टर्मिनेशन अकर्स मतलब हो गया, टर्मिनेशन हो गया मतलब लास्ट हो चुका है, तो पैचिटीन में होगा जी नहीं, वहां तो क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटीन में पेयरिंग की बात होती है, और डिप्लोटीन में जस्ट टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन फाइनल लास्ट कहां होता है? डाइकिनेसिस में। सो द बेस्ट आंसर इज डाइकिनेसिस। क्वेश्चन नंबर 25, if a cell has a chromosome number after first meiosis, मतलब ये सेल जो है मियोसिस 1 को जा चुका है, तो ये जो दो सेल्स बनाएंगे तो इनके पास जो क्रोमोसोम नंबर है दोनों के पास 48 है, 48 है। आप दो को कंसीडर करो या एक सेल को कंसीडर करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह द क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, मतलब अब ये यहां से मियोसिस 2 के लिए जाएगा, तो ये 1 2 3 4 ये दो बनाएंगे, ये दो बना लेंगे, है ना। तो अब इनके पास कितना रहेगा भाई? मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है तो 48 48 है। तो हम जानते हैं बेटा कि मियोसिस 1 क्या है? ये है रिडक्शनल डिवीजन, ये है रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन जब आप मियोसिस 2 की यहां बात करते हैं तो मियोसिस 2 क्या है? इट इज लाइक इक्वेशनल डिवीजन, इट इज लाइक इक्वेशनल डिवीजन। जब आप इस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करेंगे तो यहाँ के और यहाँ के क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जो आधा होता है वो मियोसिस 1 में होता है। मतलब यहाँ अगर 48 है तो पेरेंट्स के पास पक्का 96 क्रोमोसोम रहा होगा, तो वो घट के आधा हो गया यहाँ पे मियोसिस 1 के लास्ट तक 48 48, और मियोसिस 2 में वो बढ़ करके यहाँ इनके पास भी 48 48 रहेंगे। सो द बेस्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 48। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 26 ये देख ले जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्रॉसिंग ओवर इज एडवांटेजियस, क्रॉसिंग ओवर बहुत जरूरी है। इसका एडवांटेज क्या है भाई? तो हम जानते हैं कि अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहे हैं? वेरिएशंस हो रहे हैं। तो और फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है वेरिएशन, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वेरिएशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लिंकेज जी नहीं, इनब्रीडिंग बिल्कुल भी नहीं, स्टेबिलिटी तो मेंटेन करता ही नहीं है क्रॉसिंग ओवर, वो तो डिफरेंस क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, ये बहुत इजी है। प्रोफेज ऑफ रिडक्शन, प्रोफेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस 1 के प्रोफेज की बात हो रही है, इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस, कुछ अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है? तो हम जानते हैं सीक्वेंस क्या है भाई? पहले लेप्टोटीन आएगा, फिर जाइगोटीन आएगा, फिर पैचिटीन आएगा, फिर डिप्लोटीन आएगा, एंड फाइनली डाइकिनेसिस आएगा। ये उसका करेक्ट सीक्वेंस है। ये ढूंढिए किस में है, कौन से ऑप्शन में है? तो भाई ये फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? ये बहुत इजी है। इन वन मियोटिक सेल डिवीजन, जब एक मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवाइड्स, सेल कितनी बार डिवाइड होता है भाई? तो ये देखिए, एक बार यहाँ डिवाइड हुआ, एक बार यहाँ डिवाइड हुआ, मतलब 2 बार डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन दिया है कि 1 बार डिवाइड होगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 बार डिवाइड होगा, तीसरा ऑप्शन 3 बार डिवाइड होगा, चौथा ऑप्शन बोलता है कि भाई ये 4 बार डिवाइड होगा। द बेस्ट आंसर इज द डिवीजन occurs twice is the second option. Question number 29, it is the second last question. 29 question number कह रहा है, in which of the following stage the chromosome is thin, पतला है मतलब धागे के जैसा है, and like long thread, सीधे ख्याल में आता है लेप्टोटीन, थ्रेड लाइक, है ना। पहला ऑप्शन लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैचिटीन, चौथा डाइकिनेसिस।
तो लेप्टोटीन में तो थ्रेड लाइक होता ही है, तो इसके अलावा अपने को कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। लेप्टोटीन थ्रेड लाइक, बाकी पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर। पैचिटिन क्या है? क्रॉसिंग ओवर के लिए जाना जाता है। डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस ज़ाइगोटीन में पेयरिंग हो जाती है। तो द बेस्ट आंसर इज लेप्टोटीन, जहां पे बॉकेट स्टेज भी कहते हैं इसे। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या कह रहा है भाई? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, मतलब क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल क्रोमोसोम का और पैटर्नल क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे ऐसी घटना हो रही है, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज व्हाट? लिंकेज कहेंगे, डोमिनेंस कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, या डीएनए मल्टीप्लिकेशन कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। इसे हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। तो बच्चों, अभी हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए और काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। कहीं कहीं थोड़ा सा अपने को ट्रिक भी लगाना था, कहीं सस्पेंस, थ्रिल, हर तरह की चीजें थी, और हम वही जितना पढ़े हैं उसके बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस आपका जो वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कहां तक लेके जाएंगे। अगर वो आप सही तरीके से लगाएंगे तो 100% आप क्वेश्चन की कमर तोड़ेंगे, और जब क्वेश्चन की कमर तोड़ना सीख जाएंगे तो नीट की भी कमर टूटेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करेंगे, ताकि आपको और हम उसके लेकर के फेवर कर सके, कुछ हेल्प कर सके। जो भी दिक्कत होगी आप वहाँ पे बता सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं इसमें सब बेटर वे में चलता जाएगा। ऐसे ही आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करते रहिए। और फिर से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फायदे की बात है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।